Okay जी, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. सो हम लोग बात कर रहे थे लीजिंग की, जो कि फाइनेंस लीज होती है। पहले तो हम लोगों को देखना है लीज एग्रीमेंट जो है वो फाइनेंस लीज का है या ऑपरेटिंग लीज का है। तो फाइनेंस लीज की में सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज होता है, वेयर द कंट्रोल इज डिडक्टेड, इकोनॉमिक रियलिटी इज प्रेफर्ड। अब किया कैसे जाता है, हम लोग एक्सट्रैक्ट करने हैं, शो 5 एक्सट्रैक्ट होंगे। 3 will be related to statement of financial position, 2 will be related to statement of profit and loss, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होंगे डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, जिसे फाइनेंस कॉस्ट कहेंगे। बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगे नॉन करंट एसेट कैरिंग वैल्यू पे शो करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी रिलेटेड टू लीज, और करंट लायबिलिटी करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी रिलेटेड टू लीज। होगा कैसे, हम लोग इंसेप्शन जब होगी तो एंट्री पास करेंगे, डेबिट कर देंगे एसेट, क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी, और अमाउंट कौन सी आएगी, दैट विल बी लोअर ऑफ मिनिमम लीज पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एंड फेयर वैल्यू, इनमें से जो लोअर होगा। डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजफुल लाइफ वो लेंगे जो लोअर होगी, शॉर्टर होगी यूजफुल लाइफ या लीज टर्म की। और जो लाइबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास एक टेबल बनता है। टेबल में 2 ऑप्शन है, एक बनता है एरियर्स पे, एक बनता है एडवांस पे। तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 करेंगे जो कि एरियर्स से रिलेटेड होगी, फिर देखेंगे टाइम हुआ तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 कर लेंगे, ना हुआ तो फिर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कहता है कंपनी हैज 2 ऑप्शंस, इट कैन बाय एन एसेट फॉर कैश at a cost of 5,710, or it can lease it by the way of finance lease. The terms of the lease are as follows. अच्छा, अब क्वेश्चन आपको 2 तरह से दिया जा सकता है। यहाँ पे एक अगर चीज आप देखें तो नोट करें, यहाँ पे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि सीधा सीधा उसने यहाँ पे बता दिया कि ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आई विल बी गिविंग यू पीपल ऑप्शन, मैं चीजें आप लोगों को बता दूं कि ये है, देन यू हैव टू डिडक्ट बाय योरसेल्फ कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। इस तरह 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसका एक क्वेश्चन है आपके पेपर में। ठीक है, तो स्ट्रेट स्ट्रेट चीजें हैं, इसका एक क्वेश्चन है पेपर में, सो बी विजिलेंट, ध्यान रखिएगा, ये है पेपर में। अच्छा, अब क्या होगा इस लीजिंग से रिलेटेड, तो बताया एक तो ये होगा कि आपको पहले खुद से डिडक्ट करना हो फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, और फिर अगर फाइनेंस लीज है तो फिर सॉल्व करना है, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर उसका सोल्यूशन और तरह होता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि या तो वो फेयर वैल्यू पे उठा ले जो कि 5,710 है, या वो फाइनेंस लीज कर ले। ठीक है, अब टर्म वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है प्राइमरी पीरियड इज फॉर 4 years फ्रॉम 1st January 2002 with a rental of 2,000 per annum payable on 31st December each year। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर जाके पेमेंट्स हो रही है लीज की, तो इट्स इन एरियर्स, ये एरियर्स में है। और क्या कहता है, कहता है लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे ऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस कॉस्ट एज दे अराइज, तो ये भी शो कर रहा है कि ये फाइनेंस लीज है। और क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज इन द लीज इज 15%, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% होगा। अब यहाँ पे हमें वो सारी काम करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कहता है व्हाट फिगर्स विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended 31st December 2002 assuming that finance lease option is taken, तो ये फाइनेंस लीज ही है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एंट्रीज पास कर देंगे। वेट कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूं। ओके जी, सो क्या होगा, हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एट इंसेप्शन, जब लीजिंग हुई, इंसेप्शन कब हो रही है, इंसेप्शन हो रही है वो क्या कहता है, वो कहता है 1st January 2002 को। ठीक है, सो एट इंसेप्शन 1st January 2002 को क्या होगा जी, हम लोग एंट्री पास करेंगे, डेबिट कर देंगे हम लोग एसेट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज, और क्रेडिट कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे
लाइबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंस लीज। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी आएगी? इसकी अमाउंट आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स ऑफ जो है क्या नाम लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स ऑफ द लीज या फेयर वैल्यू। अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूं कि देखो प्रेजेंट वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास सेम अमाउंट है, 2000 आपने 4 साल पे करने हैं, तो आप यहाँ पे एन्यूटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एन्यूटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? अगर एन्यूटी लगानी हो, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी ही हो, दैट विल बी 1 - 1 ओवर 1 प्लस आर। ठीक है, इसकी रेज टू पावर एन। तो आप बेसिकली एन्यूटी का निकाल सकते हो, एन्यूटी यहाँ पे 4 साल की लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी है, तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो हम लोगों ने लोअर ऑफ लेना है, तो आप निकालेंगे भी तो आपके पास जो है वो 5710 ही आएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख लेना। उसके बाद जो है ये लेक्चर खत्म होने के बाद प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना कि 2004 साल तक, अगले 4 साल तक पे करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लो, आप लमसम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एन्यूटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, 15% के ऊपर। तो पहली एंट्री हमारी हो गई जब हम लोगों ने इंसेप्शन की। अब क्या होगा? अब बाकी सारी चीजें चलेंगी किसकी बेसिस पे? दूसरी एंट्री हम लोगों ने करनी है 31 दिसंबर को, जब डेप्रिसिएशन करनी है। सो ऑन 31 दिसंबर 2002 साल गुजर गया। अब एक डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। वो क्या होती है? हमें पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से? वो कहता है शॉर्टर ऑफ द यूजफुल लाइफ या लीज पेमेंट। तो लीज पेमेंट कितनी है? 4 साल की। यहाँ पे उसने यूजफुल लाइफ नहीं बताई, तो चार चार ही ले लेंगे उसकी यूजफुल लाइफ। और एसेट है कितने का? एसेट है 5710 का। तो अगर 5710 का एसेट है तो हम लोग इसमें हम लोग वो ही नहीं यूज करते कि स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसमें एक होता है अनलेस अदरवाइज इट इज टोल्ड, स्ट्रेट लाइन ही यूज होता है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में अगर 4 ईयर है तो 4 ईयर का मतलब क्या है कि हम लोग 5710 माइनस 0 रेजिडुअल वैल्यू, और इसको हम लोग यूजफुल लाइफ पे अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, सो इट वुड हैव बीन, अगर मैं कैलकुलेट करूं अपने कैलकुलेटर पे, तो आई विल बी गेटिंग इट 1428। तो ये इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, और इसकी डेप्रिसिएशन को हम लोग ये एंट्री पास कर देंगे 1428 और 1428 से। तो अभी तक हमारे पास दो चीजें आ गई है। कौन सी? कैरिंग वैल्यू भी यहां से निकल आएगी हमारे पास, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 दिसंबर 2012। वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? वो आ जाएगी उसकी कॉस्ट कितनी है? वो कॉस्ट है जी उसकी 5710। इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाली माइनस कर देंगे 1428। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूं, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाती है, लेट मी, आपके पास कैलकुलेटर पड़ा है तो आप भी कैलकुलेट कर ले काइंडली। 5710 minus 1428, so that will be 4282। ये हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, रिमेंबर हमें 5 चीजें चाहिए। एक कैरिंग वैल्यू चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, एक लायबिलिटी चाहिए करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, और एक्सपेंस चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो दो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट कर लिया है। मैं इसको वो करता जाता हूँ, जो है येलो करता जाता हूँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि दो चीजें हम लोगों ने, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होगी, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। अब जो बाकी की 3 चीजें हैं वो फाइंड आउट होंगी हमारे टेबल से। टेबल कैसे हम लोग बनाएंगे? टेबल बना देंगे यहाँ पे, अगर एरियर्स में है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीरियड एंडेड। ठीक है, जब पीरियड एंड हो रहा है तो पहला पीरियड जो एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है 31
दिसंबर 2002 को 4 साल की लीज है, तो दूसरा 3 को, तीसरा 4 को और चौथा 5 को। ठीक है जी, पहले में हमारे पास आ जाएगा पीरियड एंडेड। अब दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखना होगा, दूसरे कॉलम में बेसिकली आप लिखते हैं लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी लिख लो। ठीक है, कि आपके ऊपर ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, तो जिस वक्त इंसेप्शन हुई 1 जनवरी को, तो आपने लाइबिलिटी नोट की कितने से, 5710 से, तो वो यहाँ पे डाल दो 5710 से। जाहिर बात है फर्स्ट को हुई तो वही पूरा साल चली ना लाइबिलिटी, तो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी ये थी। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, अब थोड़ा सा ये नोट करना कि टेबल बन कैसे रहा है। अब होगा क्या कि आपने जो इंटरेस्ट देना होता है ना, वो देना होता है किस पे देना होता है, जितना आपने उधार लिया हुआ है उस पे। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 15% का, राइट। तो पहले साल अगर हम लोग पूरा साल हम लोगों ने उसके पैसे, देखो ये एक क्या चीज है, ये हमें लीजिंग तो कहते हैं, ये किस्तों पे ले लो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो बैंक अपनी तरफ कैलकुलेट कर रहा होता है ना। ये जो हम लोग स्केड्यूल बना रहे हैं, ये बैंक अपनी तरफ बनाते हैं, जो लेसर होते हैं। वो क्या कंसीडर करते हैं, वो ये नहीं कहते हम लोगों ने लीज पे दिया है, वो ये कंसीडर करते हैं हम लोगों ने जो इतने पैसे है ना वो उधार पे दिए हैं, और उधार पे फिर हम लोग सूद कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके अगर वो तो ये तो कैलकुलेट, लोन अमोर्टाइजेशन नहीं बन रहा। वही है एग्जैक्टली वही है, उसी तरह का है ये लोन। एक्चुअली ये लोन अमोर्टाइजेशन ही है, क्योंकि ये लोन को ही अमोर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही स्केड्यूल है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी हमारे पास होगी 5710 से। अच्छा, अगर आप लोगों ने, मैं तो इसको एक अ, मैं मुझे खुद पता है कि बच्चों को कैसे इजी आता है ये, तो मैं उस वहां वैसे वैसे कॉलम करवाता हूँ। इफ इन केस आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंस में किया हुआ है, तो आपको लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आसानी से आता है किसी और फॉर्मेट में, यू कैन डू इट विद दैट वन एज वेल। बट फॉर दैट रीजन आप लोगों को, हम लोगों ने 3 चीजें यहाँ से पिक करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और फाइनेंस एक्सपेंस। तो वो आप लोगों को पिक करने आने चाहिए। बाकी फिर अगर आप लोगों ने अपने तरीके से लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बनाना हुआ तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले साल क्या होगा, आपने क्या करना है, 15% इंटरेस्ट होगा जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी होगी उस पे। तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, सो दिस विल बी योर इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब पेमेंट कितनी है, लीज पेमेंट कितनी है, लीज पेमेंट है आपकी 2000 की, राइट। हर साल 2-2 हजार की रहेगी, तो मैं इसको 4 साल 2-2 हजार कॉपी कर देता हूँ, ये एज इट इज इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये वही आर पेमेंट्स निकालनी सही है, ये जी वही ठीक चीज। है। अच्छा, अब लीज पेमेंट हो गई 2000 की, जिसके अंदर सूद आपका कितना था, जिसके अंदर सूद आपका था 856.5 का। अगर मैं इसको राउंड ऑफ भी कर दूं इन फिगर्स को, जस्ट वेट, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ये बन गया 857 का। सूद था 857 का, लीज पेमेंट थी 2000 की। तो आपकी जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी पे हुई, यानी कि जितनी लाइबिलिटी पे ऑफ हुई, तो वो कितनी पेमेंट हुई, प्रिंसिपल जो लाइबिलिटी है वो टू कितनी पे थाउजेंड हुई, वो माइनस। हुई 2000 में से आपने इंटरेस्ट को माइनस कर देना है, 857। तो ये शीट मैं आपको दे दूंगा, तो आप फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां से क्या हो रहा है। तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी कितनी पे हुई, इस 2000 में से हम लोगों ने 857 को माइनस किया, तो आपकी इतनी प्रिंसिपल लाइबिलिटी पे हो गई। अब आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी रह गई, क्लोजिंग लाइबिलिटी आपकी रह गई इतनी, तो आपने ऑलरेडी पे कर दी। तो साल के स्टार्ट पे कितनी थी, ये आपके साल के स्टार्ट पे थी ओपनिंग, इतनी आपने पे कर दी, तो बाकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी रहेगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी रहेगी 4567। अब इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2000 में से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, तो आपकी प्रिंसिपल लाइबिलिटी, अच्छा होगा क्या, जू जू टाइम गुजरता जाएगा तो आपकी सूद कम होता जाएगा और प्रिंसिपल लाइबिलिटी ज्यादा पे होती जाएगी। अब आपकी ओपनिंग कितनी थी, लाइबिलिटी इतनी, प्रिंसिपल में से पेमेंट कितनी हो गई, जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी पे ऑफ वो इतनी हो गई, तो आपके पास जो
क्लोजिंग लायबिलिटी रह गई वो रहेगी 3252। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, प्रिंसिपल लायबिलिटी पेड या सेटल्ड, ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए इसको। ठीक है जी। इसी तरह अब हम लोग ओपनिंग को कौन सी होगी, पिछले साल की क्लोजिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आपका जो इंटरेस्ट होगा वो, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कितनी होगी इस 2000 में से, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा वो, और बाकी जो है आपका रह जाएगा क्या, बाकी आपकी जो प्रिंसिपल पेमेंट लायबिलिटी रह जाएगी वो रह जाएगी ओपनिंग में से आप सेटल्ड को माइनस कर दोगे, तो दिस इज द रिमेनिंग वन। अब रिमेनिंग वन आ गई, मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूं। अच्छा, इसका अगर सूद कैलकुलेट करें तो सूद कितना कैलकुलेट होता है, सूद कैलकुलेट होता है 0.15, ये सूद आ गया। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने पेमेंट कितनी कर दी, अब ये जो 1 रुपए का डिफरेंस है ना वो बेसिकली हो रहा है, ये 2000 में से अगर हम लोग 261 को माइनस करें तो वो एक्चुअली 261 तो नहीं आएगा, वो हमारे पास जो है वो 260 ही आना चाहिए, राउंडिंग का एरर है। 260 सूद आ गया, अगर 2000 में से हम लोग 260 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये 1740 हमारी प्रिंसिपल लायबिलिटी सेटल होगी। ऑलरेडी हमारे पास इतनी बच गई थी, तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर आपके पास ऑल लायबिलिटी विल बी सेटल्ड। ठीक है, अब सवाल ये आ गया कि इसमें से अगर हम लोगों ने वो जो एक्सट्रैक्ट निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाएगा आपका, चलो मैं उसको नीचे लिखता हूँ ताकि जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने लिखने हैं वो प्रॉपर लिखे जाए। लेट मी फॉर्मेट इट। ठीक है जी। अच्छा, पहले हमारे पास एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में हम लोगों को क्या शो करना है, सबसे पहले हम लोगों को शो करना है नॉन करंट एसेट, किस पे, इसकी कैरिंग वैल्यू पे। और ये कर क्या रहे हैं हम लोग, ये किस डेट को कर रहे हैं, उसने जो हमें कहा है, उसने हमें कहा है आप बताएं 31 दिसंबर 2002 का। ये कुछ भी हो सकता है, 31 दिसंबर 2003 का भी हो सकता है, हो सकता है मैंने आपको पेपर में जो दिया गया हो थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज करके मैं आपको स्टार्ट 2002 से ही हो रहा हो, लेकिन मैं आपको कहूं कि जो एक्सट्रैक्ट शो करो वो 2004 के शो करो या 2005 के शो करो, तो यू शुड हैव बीन विजिलेंट के क्या किस ईयर के, इसको रटा नहीं लगाना। यहाँ पे हमें उसने 31 दिसंबर 2000 x2 का मांगा है, तो 2002 को जो कैरिंग वैल्यू है वो एक ही होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे मांग लेता 2004 का फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको 2 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर उसका अल्टीमेटली कैरिंग वैल्यू आनी थी। तो ये 3 लाइनें होंगी, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको भी यहाँ ले जाता हूँ, सारे को ले आता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया नॉन करंट एसेट की सर कैरिंग। 2004 का करते तो फिर तो तीन तीन सालों की ना होती, मतलब 3 सालों की नहीं होती, मतलब 2004 की भी तो पूरे साल की होती ना। तो हो नहीं, जाती ना यार, चार चौथ उसकी भी आ जाती ना फिर बीच में। मैंने मतलब रैंडमली 3 सालों की। मैंने अच्छा सही। रैंडमली बताया, मैंने कुछ कैलकुलेट करके नहीं बताया। ठीक है, तो वो अच्छा आप अच्छा देख सही सही। लोगे ना, क्योंकि IAS 16 तो आप लोगों ने किया हुआ है, वो आपको आता है कि 2 साल की करनी है कि 3 साल की करनी है। अच्छा जी, कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 4282, वो यही हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, उसके बाद हमें दूसरा क्या चाहिए, उसके बाद दूसरा हमें चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। कब नॉन करंट लायबिलिटी, आप जरा जागते रहना, नॉन करंट लायबिलिटी हमें चाहिए कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी की फिगर 31 दिसंबर 2002 को कितनी है। ठीक है, अब जरा ये देखो 31 दिसंबर 2002 को अगर हम लोग एंड पे देखें तो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है, हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी है ये, वो है 4567, राइट, जिसमें से अगले साल हम लोगों ने कितनी पे कर देनी है, नेक्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने 1315 तो ऑलरेडी पे कर देनी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन कितना होगा, नॉन करंट लायबिलिटी का जो पोर्शन होगा वो अल्टीमेटली आपके पास आएगा, अगर हम लोग इसको माइनस करें तो नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन विल बी 3252।
इस चीज की अगर किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली यू कैन आस्क। सर नहीं आई। नहीं आई कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो वो कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी होगी, कब, 31 दिसंबर 2002 को। नॉन करंट लायबिलिटी होती क्या है? सर नॉन करंट लायबिलिटी वो के सर जो लॉन्ग जो टर्म के लिए हो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म ना हो। कौन सा लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग टर्म? मतलब वन एक ईयर से साल कम बाद से वो ज्यादा। लायबिलिटी जो हम एक साल साल से बाद ज्यादा देंगे। सर। जो 1 साल के एक बाद साल सेटल से होनी ज्यादा। है, ठीक है, 1 साल के बाद सेटल होनी है। अब किया क्या, 31 दिसंबर 2002 को हमारे पास जो टोटल क्लोजिंग लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, कितनी लायबिलिटी थी, वो थी 4567 इस एसेट से रिलेटेड। ठीक है, 31 दिसंबर 2002 को 4567 टोटल लायबिलिटी थी। इसमें से हम लोगों ने देखा कि अगले साल के अंदर अंदर यानी 2002 से लेके 2003 के दरमियान जो है, ये वाली पेमेंट है 1315 की, ये तो पे हो जानी है, ये तो अगले साल के अंदर ही सेटल हो जानी है। अगर ये अगले साल के अंदर सेटल हो जानी है तो इसको हम लोग कह देंगे ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो अगर ये करंट लायबिलिटी है 1315 और टोटल लायबिलिटी हमारी है 4567, तो 4567 में से जब करंट लायबिलिटी को हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी, ये आपने खुद से सही हो एक्सट्रैक्ट गया। करना ही होगा। अच्छा, ये आगे हमारे पास तीनों किसके, जी सर क्लियर है सर। ये हमारे पास आगे तीनों एक्सट्रैक्ट जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं। अब हमें चाहिए दो एक्सट्रैक्ट चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, जिसमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, वो कितना है वो ऊपर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 1428। सो आई विल बी पुटिंग ओवर हियर 1428। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए फाइनेंस कॉस्ट, जो सूद की कॉस्ट है वो कितनी है, वो ये देखो फर्स्ट ईयर के लिए सूद हम लोग कितना पे कर रहे हैं 857 का, तो आई पुट इट ओवर हियर 857। सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन होगा, जो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये भी बनाना है, ये टेबल तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि इस टेबल से ही आना है, और सबसे पहले हमारे पास एंट्रीज होंगी जब इंसेप्शन पे होगा, और हमारे पास जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया जो कि एरियर्स के साथ है। ठीक हो गया, इसमें कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो, नहीं ओ है तो सर समझ लग। फिर हम लोग जो है इसका जो एडवांस पेमेंट्स वाला स्केड्यूल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ऑनलाइन होगी या ऑन कैंपस होगी, गॉड नोज बेटर। ठीक हो गया सर जी। ये सारा लेसी अपने अकाउंट्स में करेगा या लेसर भी, मतलब वो जो आपने ऊपर बताई थी वर्किंग्स वगैरह, ये ये लोन लस, ये अमोर्टाइजेशन वाली, वो लस्सी उसमें होंगी? ये लस्सी भी कर रहा होगा, लेकिन ये वाले जो एक्सट्रैक्ट है ये लस्सी के एक्सट्रैक्ट है। ये जो लोन अमोर्टाइजेशन वाला स्केड्यूल है या लीज स्केड्यूल है, ये लेसी लेसर दोनों बनाएंगे, और जो ऊपर टॉप वाली एंट्रीज है ये लेसी से रिलेटेड है, लेसर और एंट्रीज करेगा। जी मौज, आपने क्वेश्चन किया, यू रेज योर हैंड। सर ये जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 2002 पे, ये हम लोग वो फ्रेश लिखेंगे ऊपर वाला, अगर हम 3 पे लिखते तो ऐड अप करके लिखेंगे या वही यस, लिखेंगे नहीं सेम? नहीं नहीं, देखो डेप्रिसिएशन साल साल का होता है। अगर ठीक 2003 है। या 2004 का होता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो एक वही होता 1428, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक चेंज है। हो जाती तो फिर आपकी कैरिंग वैल्यू चेंज आती। सर और सही एक है। और चीज ये जो सबर आपने सबर सबर, निकाला। मास को पूरा कर लेने दो ना यार, क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जी जी मास, सर। योर तो क्वेश्चन इज आंसर्ड। मतलब कि सर ये किसी भी अगर ईयर का पूछा जाए तो हमने वही ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है देखो डेप्रिसिएशन फॉर एक्सपेंस। एग्जांपल 2005 का पूछ लेता वो, हम्म। ये जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट दिए हैं वो 2002 के ना होते, वो 2005 के होते। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 2005 में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो यही आता 1428, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन है। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब आपकी क्या होती कि ये साल की डेप्रिसिएशन, ये साल की, ये साल की और ये साल की भी, यानी चारों सालों की डेप्रिसिएशन ऐड हो गई होती। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड ठीक है। डेप्रिसिएशन आपकी जो है वो सारी की सारी 5710 बन गई होती, और आपके पास जो कैरिंग वैल्यू है यहाँ पे 0 आ जाती अगर 2005 में होता, क्योंकि आपकी सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां शिफ्ट हो गई है ना।
ठीक है, ये बिल्कुल। IAS 16 क्या है उसको थोड़ा सा कर लेना, देख लेना। तो सिर्फ आपका नॉन करंट एसेट वाला चेंज होता, जो कि डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज होनी है। फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी भी चेंज होती, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी फिर आपकी क्या थी, आपकी अगर चलो 2004 का करते हैं, 2005 में तो वैसे ही खत्म हो गया ना। तो 2004 में क्या हुआ कि आपकी टोटल लायबिलिटी थी 1740 की, और आपने बिल्कुल। अगले ही साल में 1740 तो पे करनी है। तो इसका मतलब आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जीरो हो जाती, नॉन करंट लायबिलिटी Zero हो होती ना 2004 में, और करंट लायबिलिटी हो जाती इतनी। बाकी फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो यहीं से जो स्केड्यूल होगा वहां से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 2003 के लिए मैंने कर दिया, 2002 के लिए मैंने कर दिया, अब 2003 और 2004 के लिए कैलकुलेट कर लो, तो इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए। स्केड्यूल यही होगा, स्केड्यूल और कुछ नहीं चेंज होगा, पहली एंट्री भी वही रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। सिर्फ आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, ये वाली एंट्री और नीचे जो आपके एक्सट्रैक्ट है वो चेंज करने पड़ेंगे, तो आपके पास एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जो बीच में बोला था, जो भी था मास जब सवाल पूछ रहा था, मैं हूँ बताओ सर। जी, बताओ। सर अब समझ आ गई, बस यही चीज पूछनी थी कि नॉन करंट लाइबिलिटी वाला जो आपने जी बता सर, दिया ना, जिस तरह अगर 2004 पे होती तो ये मतलब उस अगले साल वाली से जी जो बिल्कुल। अगले साल की होगी उससे माइनस करके, बस ठीक है, जी इसकी उमैर, नॉट। आपने हैंड रेज किया था। सर क्वेश्चन आंसर हो गया, मैं यही वाला पूछा था 20x4 पे क्या करना है, जी तो वो बिल्कुल। आपने बता वो दिया। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिया करो ना, जब एक आंसर कर रहा होता हूँ किसी को, तो वो शायद उसमें ही बाकियों के भी आंसर आ जाए, तो वो उसको पहले कंप्लीट हो लेने दिया करो, फिर आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। एंड बेटर आई लाइक द वे जो माज और उमैर ने किया कि यू रेज योर हैंड्स, ठीक है, जब आई एम स्पीकिंग टू यू यू रेज योर हैंड सो दैट आई कैन कंप्लीट माय टॉपिक और देन आई कैन आस्क यू पीपल। हाँ जी, एनी क्वेश्चन अभी तक किसी को? नो क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ। मैं इसको इंशाल्लाह जल्दी ही इसको अपलोड करके तो आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। मैं अटेंडेंस जो है आपकी उधर से लगा लूंगा, आपकी जो ये लिस्ट आई हुई है ना मेरे पास, वहां से मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, वापस।